ये जो रिपोर्ट के अंदर जो कुछ पढ़ना था आप लोगों को, ठीक है ना, जो कुछ रिक्वायरमेंट थी, जो सिलेबस के अंदर जो फॉरेस्ट पूछे गए, आपको जो मैंने पढ़ाया है, आप विश्वास कीजिए आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पीपीटी और जो कुछ मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूं वही देखना है। अब सिलेबस के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क मेंशन कर रखा है। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर है। वो क्या होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। और लगभग 106 नेशनल पार्क जो है वो इंडिया के अंदर है। अब उससे ज्यादा भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो वो इनको याद करना तो नेचुरली मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होनी चाहिए, ऐसा एग्जामिनर मान के चलता है। और जब स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम होता है तो स्टेट के अंदर जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी आप लोगों को एक बार लिस्ट बना के देख लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगी। और रिसेंटली बहुत सी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गुजरात की, वो रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट डेजिग्नेट की गई है, तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। मेरा जो बायोस्फीयर पढ़ाने का या फिर नेशनल पार्क पढ़ाने का आपको जो मोटिव है वो ये है कि इसके अंदर से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं अक्सर हम वो उस पर ध्यान कम देते हैं, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन जो है उसके एक्ट से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है ना, और कंफ्यूजिंग है। उसका कुछ पर्टिकुलर सेक्शन पूछ लेगा आपको, हम अक्सर जो है इतने डिटेल में जाते नहीं है, और वहां पे जो है वो मार्क्स अपने घुमा के आते हैं या फिर नेगेटिव करके आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कहां कहां मिलते हैं वो आज बताना है। उसके बाद नेशनल पार्क के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका इंटरप्रिटेशन हम थोड़ा डिस्कशन करके उसके माध्यम से समझेंगे। और साथ ही साथ जितने भी प्रकार के बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया नेशनल पार्क इंडिया में प्रेजेंट है उनकी एक लिस्ट जो है आपको इस क्लास की और पीपीटी के साथ पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर मिल भी जाएगी। तो आप लोग एक बार उसको देखिएगा जरूर, ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अगर बायोस्फीयर रिजर्व है ये, अगर मैं इसको एक स्पेसिफिकली एरिया ना कह के पूरा क्या कहते हैं कि पूरा एक साइट को हम कवर करूं तो वो ज्यादा सही रहेगा। उसके अंदर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। एक पूरा एंटायरली एरिया जो डेजिग्नेट किया गया कि ये जो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित करने के पीछे मोटिव, वहां पे जो जो कुछ कल्चर है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, वहां पे होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहीं ना कहीं जो है एनवायरमेंट को डिग्रेड ना कर दें, ठीक है ना, एनवायरमेंट का नुकसान ना कर दें, उनको भी ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ इकोनॉमिक, जैसे जैसे ये आजकल जो इको टूरिज्म का जो है ट्रेंड बढ़ गया, तो जैसे जैसे जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया रहते हैं वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, तो टूरिज्म की जो इकोनॉमी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इसका जो इंपॉर्टेंस हम समझेंगे कि इस बार जो जीपीएससी जो है मेंस के अंदर बकायदा ऐसे पूछा गया कि टूरिज्म का क्या रोल है। वो तो आपको समझना है कि उस एरिया के अंदर जो टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां पे जो इकोनॉमी और इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज वो बढ़ती है, ठीक है ना। सपोज जैसे कि अहमदाबाद को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया है, तो नेचुरली जब कोई व्यक्ति बाहर से आएगा तो उसको जो है अहमदाबाद में घूमने की एक क्यूरियोसिटी रहेगी, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व जब किसी को घोषित किया जाता है या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो घोषित की जाती है स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंटरनेशनल जितनी भी उससे संबंधित संस्थाएं हैं उनको जब घोषित कर देती है तो वहां का इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही बढ़ता है। फिर उसके साथ साथ उसकी कल्चरल एक्टिविटी का प्रमोशन होता है और एनवायरनमेंट का तो प्रोटेक्शन होता ही है, ठीक है। तो हम बात करें कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये, अगर ये सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे उनको डेजिग्नेट किया जाता है, कौन करता है, कौन सी संस्था उसको डेजिग्नेट करती है, तो उसका आंसर है यूनेस्को। ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो, या यूनाइटेड नेशन नहीं कहेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करती है, वो जो है उसका आंसर है यूनेस्को। तो क्या सीधी वो संस्था ही घोषित करती है? नहीं, उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो बकायदा उसका जो एमओयू बकायदा प्रोटोकॉल बनाकर सबमिट करती है, उसका एक्सेप्टेंस करना है या नहीं करना उस संस्था पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो द रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप एक्सटेंडिंग ओवर द लार्ज एरिया, टेरेस्ट्रियल और कोस्टल मेराइन, जो कुछ भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल एरिया हो सकता है, कोस्टल एरिया हो सकता है, तो वो पूरा एरिया जो है उसके अंदर जो आ जाता है। और इसका डेजिग्नेशन जब है वो कौन करती है? यूनेस्को। बायोस्फीयर रिजर्व ट्राइज टू बैलेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब ध्यान से सुनिए, ये जो दो तीन बातें कही गई है ना, इसी के लेवल पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया। हम अक्सर क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते नहीं है और उसके अंदर क्या मेंशन कर रखा है वो पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि पिछले एग्जाम के अंदर उन्होंने पूछा कि आरटीआई जो एक्ट है उसका क्या मोटो है,
ठीक है ना। आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा, देखिए क्या आरटीआई एक्ट का क्या मोटो है, तो बकायदा उस आरटीआई एक्ट का जो इंट्रोडक्शन है उनके अंदर वो लाइन लिखी गई है। तो हाँ, क्या हम लोग पढ़ते हैं, हमको बस ये देखना है कि उसका जो है हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसी प्रकार से जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा है, उसी के बेसिस पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, वो भी हम देखेंगे। उसके बायोस्फीयर रिजर्व क्या कर रहा है, 10 स्पेशल एनवायरमेंट फॉर बोथ पीपल एंड नेचर, ठीक है ना। तो लोग और नेचर साथ में जो रह रहे हैं उनको पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को, वहां के लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और वहां का एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तरीके से बात कहूं कि बायोस्फीयर रिजर्व को जब घोषित कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे जो लिमिटेशंस है थोड़ी सी कम होती है, बट वो जो कम लिमिटेशन होने के बावजूद भी वो प्रॉपर मॉनिटरिंग में वो एरिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की भी बात कर रहे हैं और उस एनवायरमेंट की भी बात कर रहे हैं। जब नेशनल पार्क की बात करेंगे तो लोगों की बात नहीं करेंगे। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, आप ध्यान से सुनिए, इसके अंदर लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। देखिए एक प्लांट है नीलगिरी, जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके अंदर जो है एक फ्लावर नीलान कुरिंजी इसको बोलते हैं, जस्ट फॉर, वो नीलान कुरिंजी फ्लावर है वो 14 साल में एक बार खिलता है, ठीक है ना, फुल फ्लावर जो है। अब ये जो नॉलेज है वहां के ट्राइबल को लोगों की थी, लेकिन उसके अंदर से कुछ मेडिसिन बनती है उस फ्लावर से। अब साइंटिस्ट उस एरिया में गए, वेट कर रहे हैं उसका, अब वहां के लोगों से वो लोग कनेक्ट नहीं किए, ठीक है ना, और वेट कर रहे हैं कि आज खिले कल खिले। तो वो लोग अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोले कि ये खिलता क्यों नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आज से 13 साल बाद ये पर्टिकुलर डेट के अंदर ये प्लांट खिलेगा। लोकल ट्राइब्स को, वहां की जो है एजावर जो ट्राइब है केरला की, ठीक है ना, तो नीलगिरी एरिया जो है, तो उनको जो ये बात बताती। तो लोकल जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी प्रोटेक्शन करने के अंदर जो लिया जाता है, ठीक है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी यूज्ड टू गियर, तो उनका जो नॉलेज है, अक्सर आप लोगों को देखा होगा कि जो लोकल जो ट्राइबल जो होते हैं उनका जो नॉलेज है, इवन जो वो सांप काटने पे कौन से प्लांट की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट कितना पिलाना, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी रिसेंट भी आरआरआर मूवी के अंदर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे गोंड जो ट्राइब है वो सांप को जो काटने के बाद, तो इस प्रकार का वास्तव में इस प्रकार का नॉलेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो वो जो उनका नॉलेज है उसको भी शेयर करना और उनका भी यूटिलाइज करना, उसका भी मोटो स्पेसिफिकली इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक बहुत बड़े एरिया को जो है घोषित किया जाता है, ठीक है ना, बहुत लार्ज स्केल पे उसको जो है। तो अब जो पूरा एरिया जो बायोस्फीयर रिजर्व उसको घोषित किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ पार्ट उसके डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो है हम लोग जो साइंटिफिक एक्टिविटी कैरी ओवर करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो है हम लोग जो है वहां पे स्पेसिफिक जो स्पीशीज रही उसको प्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ पे लोग भी रह पाएंगे। तो इस प्रकार से बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है और उस एरिया को जो है डिवाइड किया जाता है। तो आप ध्यान से सुनिए, जो एरिया का जो डिवीजन है, उस डिवीजन के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं उस पार्ट की विशेषता होती है और वो सारी विशेषता एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर सपोज ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो है 3 बड़े बड़े एरिया जो है वो घोषित कर दिए जाते हैं। सबसे पहला होता है उनका कोर एरिया, ठीक है ना। सपोज कि मान हो सकता है कोर एरिया सेंटर में ना हो, एक साइड में हो, ठीक है ना। तो एक कोर एरिया जो होता है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, लेकिन वहां पर रिसर्च हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है बफर एरिया। तो बफर एरिया कोर एरिया और उसके बाहर का जो एरिया होता है, ठीक है ना, उसके बीच में बफर बनाता है। वो कोर के लोग का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसलिए उसको बफर एरिया घोषित करते हैं। और उसके बाद एक ट्रांजिशन एरिया होता है। अब देखिए एक एजुकेशनल एक्टिविटी जो है बफर एरिया के अंदर हो सकती है, ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया, क्या एजुकेशनल एक्टिविटी कोर एरिया में हो सकती है, तो उसका आंसर है नहीं। एजुकेशनल एक्टिविटी जो है बफर एरिया में हो सकती है। रिसर्च एक्टिविटी कोर एरिया में जरूर हो सकती है, वो भी बाय परमिशन, ठीक है ना। उसके बाद जो है ट्रांजिशनल एरिया, यहाँ पे लोग घर बना के भी रह सकते हैं, ठीक है ना, टूरिज्म वगैरह जो होता है। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें कोर एरिया की, तो इट इज मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है ना, ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। इट में कंटेन एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है ना। तो एंडेमिक प्लांट एंड स्पीशीज की बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोग मुनार जब जाओगे, ठीक है ना, वैसे मैं बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व देखा, लेकिन मुनार का जो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है,
ठीक है ना। उसके बाद अंदर जो है इसका जो कोर जो एरिया है, ठीक है ना, जो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका जो कोर एरिया है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है इराविकुलम, इराविकुलम नेशनल पार्क। अब इस इराविकुलम नेशनल पार्क जो कोर एरिया के अंदर, वहां पे जो है उन्होंने एक स्पेसिफिक गॉड होती है, इसका नाम है नीलगिरी थाल, नीलगिरी थाल, नील, आप लोग गूगल करके इसका फोटो जरूर देख लीजिएगा, एक प्रकार की गॉड है। तो इस स्पेसिफिक एंडेमिक को भी इस नेशनल पार्क के अंदर जो है, तो अगर आपको बायोस्फीयर रिजर्व को सही तरीके से समझना है ना, तो मुझे लगता है कि आप सबको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पिक्चर जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर क्या है, प्रॉपर सब डिवीजन कर रखा है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि स्पेसिफिकली इराविकुलम नेशनल पार्क जो उसके अंदर है, वो उसके अंदर भी जो है वहां की जो नीलगिरी थाल है, वो उसको बाकायदा मेंशन करके उन्होंने कहा कि इस स्पीसीज को हमको प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे, और ये नेशनल पार्क इसके अंदर, तो उसके कोर एरिया में जो है नीलगिरी इराविकुलम नेशनल पार्क है। तो अगर हम बात करें कि कोई स्पेसिफिक स्पीसीज को अगर प्रोटेक्ट करना हो, तो उसके कोर एरिया को डेजिग्नेट कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोर एरिया हमेशा सेंटर में हो। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया और उसके अंदर ऐसा देखा गया कि ये जो मेरी स्पीसीज है एंडेमिक, ये इस एरिया के अंदर जो है ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना, तो जो इस एरिया को है प्रोटेक्ट कर देंगे और इसको कोर एरिया नाम दे देंगे। तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है कि हमेशा सेंटर के अंदर ही कोर एरिया रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ये कोर एरिया है तो इसके बाहर बफर बन जाएगा, बात समझ आ गई। तो इसके बाहर तो जरूरी नहीं है कि इतने बड़े एरिया के अंदर जो सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर के अंदर ही वो कोर एरिया आएगा, ठीक है। उसके बाद दे कंजर्व द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द इकोनॉमिक स्पीसीज। अब उसके बाद एक बहुत ही और रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिजर्वर हैविंग द एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च जो हो रहा है उसको परमिट कर रहा है, यानी कि ऐसी जगह जहां पे बहुत ही एक्सेप्शनली, बहुत ही अलग प्रकार की प्लांट स्पीशीज वगैरह मिल रही है, तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ प्लांट 18-14 साल में ग्रो होते हैं, अब उनके कोई स्पेसिफिक रीजन होता है तो उसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप जो है पता चला पिकनिक, एजुकेशनल पिकनिक बनाने चले गए, तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है ना। एजुकेशनल एक्टिविटीज जो है कोर एरिया के अंदर जो है प्रोटेक्टेड नहीं की जाती है। अब क्या क्वेश्चन है, अ कोर जोन इज प्रोटेक्टेड रीजन like the national park or the sanctuaries protected regulated mostly under, अब किसके एक्ट के अंदर आती है, ध्यान से सुनिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसी के बेस पे क्वेश्चन जो आया था वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ये कोर एरिया का प्रोटेक्शन है, कोर एरिया का प्रोटेक्शन कौन से एक्ट के अंदर किया जाता है, तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर नहीं किया जाता, ठीक है ना। बच्चों को यही कंफ्यूजन था कि चूंकि बायोस्फीयर रिजर्व है तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है उसके थ्रू रेगुलेट किया जाएगा, नहीं, उसका आंसर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पहला ही ऑप्शन बायोडाइवर्सिटी एक्ट था, वो क्वेश्चन मैंने लिया भी है। अब आता है बफर जोन, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो है दो कंट्री के बीच में जो, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में जो नेपाल है उसको बफर कंट्री बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्टली वो सीधे अंदर ना घुस पाए, ठीक है ना। तो एक बफर यानी कि प्रोटेक्टेड कंट्री, ठीक है ना। तो बफर इज द सराउंड द कोर जोन। अब जहां पे भी कोर डेजिग्नेट करेगा तो उसके फिक्स है कि उसके सराउंडिंग में बफर ही होगा, ये फिक्स है। कोर कहीं पे भी घोषित हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन जहां पे भी कोर होगा उसके सराउंडिंग में बफर होगा, ये फिक्स है। तो एंड इट इज एक्टिविटीज मैनेज इन, अब ये क्या करता है, इसके अंदर होने वाली एक्टिविटीज को मैनेज की जाती है, परमिशन लेके वहां जा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद एरिया वेज हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द कोर जोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, इसको तो टोटली रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, इसके अंदर की एक्टिविटी को जो है परमिशन लेके कर दिया, यानी कि यहां तो आप जा नहीं सकते, लेकिन यहां पे जाना है तो परमिशन लेके। इसके बाद जितना ये एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा उतना ही ये एरिया प्रोटेक्टेड रहेगा, यानी कि आपको कोर जोन को प्रोटेक्ट करना है तो सीधी सी बात है बफर जोन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर इंडिया की बॉर्डर को मुझे प्रोटेक्ट करना जरूरी है तो जरूरी है कि मैं जो है भूटान को प्रोटेक्ट करूं। अगर आप लोगों ने डोकलाम का जो विवाद देखा होगा, आप लोग आईआर पढ़ते हैं, ठीक है ना, जनरल नॉलेज आपको पता होगा, तो इंडिया ने अगर डोकलाम एरिया के अंदर जो है, वो डोकलाम इंडिया के अंदर पड़ता भी नहीं है, तो भूटान का जाके वहां प्रोटेक्शन क्यों किया कि अगर मेरा बफर एरिया
बफर एरिया के अंदर चाइना घुस जाएगा तो वो सीधा जो मुझे थ्रेट करेगा इंडिया को, इसीलिए बफर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो बफर एरिया जो है वो अल्टीमेटली कोर एरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अंदर एक्टिविटीज तो पॉसिबल है लेकिन कुछ लिमिटेड परमिशन के साथ, ठीक है। इट इंक्लूड रेस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग, ठीक है ना। तो आप लोग घूमने जब जाते हो, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है ना, तो आप जहां तक बोले इससे आगे आपको अलाउ नहीं है। आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने नेशनल पार्क वगैरह जहाँ पे घूमने गए होंगे बायोस्फीयर रिजर्व में, तो बोले इसके आगे हम लोग प्रोटेक्ट एरिया, वहां पे आप नहीं जा सकते। उसका रीजन ये है कि प्रोटेक्ट एरिया कुछ नहीं है, वो कोर एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे अलाउ नहीं है। रिसर्च एजुकेशनल एक्टिविटीज वहां पे हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद है ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशनल जोन जो है बाहर का एरिया, यहाँ पे लोग सेटल वगैरह रहते हैं, ठीक है ना। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज अ जोन ऑफ द कोऑपरेशन बिटवीन ह्यूमन वेंचर एंड द कंजर्वेशन डन इन द हार्मोनी, ठीक है ना। तो कंजर्वेट कर दें, यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री भी लग सकती है, ठीक है ना, टूरिज्म भी बढ़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बट वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इट इंक्लूड द सेटलमेंट, क्रॉपलैंड, मैनेज फॉरेस्ट, ठीक है ना, जो इंटेंसिव, तो बहुत सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है, रिक्रिएशन करने की एक्टिविटी। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये इको सेंसिटिव जोन होता है और यहाँ पे क्या होता है, आप ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जिसमें कि प्लांट वगैरह ज्यादा उसकी कटाई हो, लेकिन अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री हो कि इको टूरिज्म प्रमोट करे तो वो यहाँ पे अलाउ है, ठीक है ना। तो अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर जो लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। तो मैंने पूरे मैप के अंदर आपको दे रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा था वो ध्यान से सुनिए, कैसा अलग अलग, इस मैप को देख के आपको पहले क्वेश्चन को समझना शुरू कीजिए। मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व तो बता ही दूंगा कौन कौन से हैं, लेकिन जो मैप को देख के इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछते हैं वो समझिए। क्वेश्चन ये पूछा कि इंडिया का ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पे कनेक्ट होता है, उस कनेक्शन एरिया के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सत्यमंगलम जो है टाइगर रिजर्व था। उसके बाद इंडिया का ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पे कनेक्ट होता है वहां पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसका आंसर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको मैप देख के ही जो है हम जो है बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितने लॉजिकल होते हैं। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, उसका आंसर है रन ऑफ कच्छ। इंडिया का वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पे वर्ल्ड की या फिर एशिया की सबसे ज्यादा क्या कहते हैं मैनग्रूव्स मिलती है, ठीक है ना, सुंदरबन डेल्टा मिलती है, उसका आंसर है सुंदरबन। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया का वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पे ट्रांजिशन, ट्रॉपिकल ट्रांजिशन, हर प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो उसका आंसर है दिब्रू साइकोवा। ये मैं आपको मैप से बता रहा हूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। इंडिया का ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके पास से नर्मदा निकलती है, तो उसका आंसर है अचानक मारा अमरकंटक, ठीक है ना। तो इसके बाद से निकलती है, ठीक है ना। तो ये हमको जो कुछ ऐसे, तो ये मैप आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए सिर्फ डायरेक्टली उसको आप क्या करोगे कि उसको रखने की क्वेश्चन में रहोगे कि कहां पे मिलता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप मैप को देखें, उस मैप के अंदर उससे पहले उसको नाम को देखेंगे। सिमलीपाल जो मिल रहा है यहाँ पे, तो सिमलीपाल जो नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा के अंदर है। अच्छा, उस सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है तो वो उसका एरिया भी ज्यादा कवर होगा। तो क्वेश्चन ये कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में, ध्यान सुनिए, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डेल्टा नहीं होते। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व डेल्टा के अंदर डेल्टा नहीं होते। तो मुझे मेरे दिमाग में तो ये था कि सुंदरबन के अंदर तो है, तो सिमलीपाल, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया बहुत लार्ज होता है, तो उसका लार्ज जो एरिया है वो यहां तक आता ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन वो पूछता है। अच्छा, इंडिया का वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पे डुगोंग मिलती है, कैसे सुनिए, DUGONG, ठीक है ना। ये डुगोंग एनिमल है एक, इसको मछली कहना गलत है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके अंदर डुगोंग मिलती है, तो उसका आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते थे। तो पहले आपको ये मैप के अंदर जितने भी क्या कहते हैं अपने बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, पहले आप मैप से देखिएगा, नाम तो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा है नहीं। तो इस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चन वो जो है वो पूछता है। इंडिया का सबसे पहला डेजिग्नेट किया गया बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी। तो मैंने आपको बताया था नीलगिरी के अंदर जो है अगस्त, ये सारे इराविकुलम नेशनल पार्क वगैरह जो इसी के अंदर है, ठीक है। अब देखिए इंडिया के अंदर टोटल जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब सबसे पहले जो है नीलगिरी जो है, तो नीलगिरी जो है 1986 के अंदर उसको डेजिग्नेट किया गया था।
अब जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है 2018 के अंदर यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा, उस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क वगैरह जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ वाइल्ड सेंचुरी, नागरहोल, बंदीपुर, मधुपलाई, तो इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह मिलके जो बने हैं, तो वो 2018 का क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे ये इंक्लूडेड है। उसके अंदर नंदा देवी जो है 1988 में, ये पार्ट ऑफ चमोली, यानी कि देखिए उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद जो है नौकरेक, नौकरेक कहां पे है? मेघालय के अंदर, ठीक है ना। तो क्या नौकरेक मिक्सन में, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इन असम, ये असम के अंदर नहीं है, ये जो है मेघालय के अंदर है। उसके बाद मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, ठीक है ना। अभी रिसेंटली 2011 में जो एक ऐड किया था वो कौन सा है? पन्ना, ठीक है ना। तो ऐसा पूछे कि अभी रिसेंट ऐड किया हुआ बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो उसका आंसर क्या होगा? पन्ना, ठीक है ना। तो एक गुजरात का एकमात्र है वो कच्छ है, ठीक है ना, पार्ट ऑफ कच्छ। और यहाँ पे जो है स्पेसिफिक एनिमल मिलता है, उसको वाइल्ड एस बोलते हैं, जंगली गधा जो है वो यहीं पे मिलता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो अगस्त मलाई, तो 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है, पहले आप मैप देखें, उस मैप को समझने की कोशिश करें। तो आप अगर मैप को समझने की कोशिश करोगे तो याद हो भी जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा और इसको और तरीके से समझते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब और हरियाणा में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो बिल्कुल सही बात, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर पूछेंगे राजस्थान के अंदर एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, नेशनल पार्क है, ठीक है ना। आप लोग भावनाओं में ना बह जाएं। अगर पूछे तो अगर हम इसको याद करना है तो हम सबसे पहले कोल्ड डेजर्ट ऐसे चलेंगे। तो कोल्ड डेजर्ट कहां पे है? ये हिमाचल के अंदर। उसके बाद नंदा देवी, फिर यहाँ पे ऐसे आएंगे तो यूपी के अंदर एक भी नहीं है, बिहार के अंदर एक भी नहीं है, लेकिन यूपी के अंदर, यूपी की बॉर्डर को जो है वो टच करता है पन्ना, ठीक है ना। तो अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। उसके बाद जो है कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व, वो कहां पे? सिक्किम के अंदर है। थोड़ा और चलते हैं, उसके बाद असम के अंदर जो है मानस आ जाता है, असम के अंदर दिब्रू साइखोवा भी आ जाता है। तो भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर मोर एक से ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो उसका आंसर आ जाएगा एक तो असम, उसके बाद मध्य प्रदेश भी आ जाएगा उसका, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के अंदर कौन से? पंचमढ़ी भी है, पन्ना भी है, और अचानक अमरकंटक भी है। तो आप देखिए बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ याद करने से आंसर नहीं होगा, ये मैप देख के क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपको, ऐसा समझिए। तो भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर एक से ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो उसका आंसर आ जाएगा असम, और उसके बाद जो आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। दो से ज्यादा किसमें है? तो आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद दिब्रू साइखोवा किसमें आता है? ये आता है असम के अंदर। फिर दिहाम दिगांग सॉरी दिहांग दिबांग जो है वो आता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद नीचे चलते हैं तो मेघालय के अंदर जो आता है नौकरेक। उसके बाद जो है सुंदरबन आता है, वो तो पता ही है हम कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में सिमलीपाल, मध्य प्रदेश सॉरी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल। फिर उसके बाद जब नीचे आते हैं तो तेलंगाना के अंदर एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ध्यान से सुनिए, वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। तेलंगाना के अंदर एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और आंध्र प्रदेश के अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है शेषाचलम, ठीक है ना। और ये शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के अंदर जो है तिरुपति बालाजी वगैरह जो उसी का पार्ट आता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग चेन्नई में जाते हैं, तो चेन्नई के पास में मद्रास के पास में या फिर तमिलनाडु के पास में गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना, इसके पास में जो श्रीलंका है, तो इसके बीच का जो पानी है वो गल्फ ऑफ मन्नार कहता है, वो भी बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके अंदर जो है डुगोंग मिलती है, मैंने फिर से बता ही दिया, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर है। और लक्षद्वीप के नहीं, अगस्थमलाई ये बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? केरला और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है। तो उसके बाद नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी के देखिए, इंडिया का एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जो 3 स्टेट को क्लब करके बनाया गया है, तो उसका आंसर है नीलगिरी, जो कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक की तीनों को कवर करता है। ध्यान से सुनिए, इंडिया का ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 3 स्टेट को मिला के बना है, तो उसका आंसर है क्या? नीलगिरी, ठीक है ना। उसके बाद हम जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर एक भी नहीं है, गुजरात के अंदर एक है, राजस्थान के अंदर एक भी नहीं है। तो ऐसे करते करते हम याद करेंगे, हरियाणा पंजाब में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए, ठीक है ना। तो ये सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व आपको सिर्फ ऐसे याद नहीं करने होते, तो उसको पूछने का जो क्वेश्चन का जो तरीका है वो थोड़ा अलग रहता है। अब देखिए 2014 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा कितना लॉजिक था। द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी टुगेदर
बायोडायवर्सिटी टुगेदर विद द ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ। कैसे सुनिए, नेशनल पार्क का पूछा होता तो नहीं होता, लेकिन बायोडायवर्सिटी को टुगेदर ह्यूमन लाइफ के साथ अगर कंजर्व करना हो तो उसका तरीका क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, बॉटनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क तो टोटली प्रोटेक्टेड होता है, वहां तो जा नहीं सकते हम, ठीक है ना। बॉटनिकल गार्डन नहीं है, आंसर क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। रणथंबोर नेशनल पार्क, कॉन्फ्लुएंस। आप देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के, वो हमको स्टेट तो पता होने ही चाहिए, साथ साथ में आजकल नई टेक्निक से पूछते हैं कि उस बायोस्फीयर रिजर्व में अगर कोई नदी वगैरह भी बह रही है, ठीक है ना, तो देखिए यूपीएससी लेवल पे पूछते हैं। अब आप लोगों को इतने कम टाइम में इतना कुछ याद करना तो मुश्किल हो जाएगा, बट कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट उनका नाम तो देख ही लीजिए। ज्योग्राफी आप लोगों ने चूंकि पढ़ रखी होगी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत गैस लग जाएगा। अब क्वेश्चन जो पूछा था कि रणथंबोर नेशनल पार्क है कॉन्फ्लुएंस ऑफ बनास और चंबल, तो हम सबको पता है कि बनास जो नदी है, ठीक है ना, ये गुजरात में आती है, राजस्थान से, ठीक है, तो और चंबल जो नदी है ये भी राजस्थान और मध्य प्रदेश से बहती है। तो यहाँ पे कुछ गैस कर सकते हो तो लगभग सही है। हरिके वेटलैंड, कॉन्फ्लुएंस ऑफ बियास एंड रावी। चलो और देखते हैं, तुलबुल प्रोजेक्ट, रिवर झेलम, ठीक है, तो रिवर झेलम पे है, बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्फ्लुएंस ऑफ बियास और रावी पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है, अगर ये गलत है तो 1 और 3 हो जाएगा, तो 1 और 3 आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने मेंशन कर रखा है। तो रणथंबोर जो है उसके अंदर जो है ये बनास रिवर और यहाँ पे चंबल रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है, वहां पे काली रिवर भी कहलाती है, ठीक है ना, काली रिवर भी वहां से निकलती है, ठीक है ना। तुलबुल प्रोजेक्ट जो नेविगेशन, ये वुलर लेक पे, वुलर लेक ये कहाँ पे है, कश्मीर के अंदर है, ठीक है ना, कश्मीर के अंदर है। और हरिके वेटलैंड जो है सतलज और बियास के अंदर है, तो बियास और रावी ना होके सतलज नदी आ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, वो जो मैंने आपको कहा था कि डेफिनेशन के बेसिस पे बायोस्फीयर रिजर्व की, डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन जो पूछा गया, और ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम में से हर किसी को जो है, बहुत से बच्चे इसको गलत करके आए। क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व, इट प्रोटेक्ट द लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट देन नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरी। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर तो बहुत सारे नेशनल पार्क भी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट द ह्यूमन कम्युनिटी अलोंग विद द फ्लोरा एंड फोना इनहैबिटिंग ऑफ दिस रीजन। बिल्कुल सही है। उसके बाद अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द यूनेस्को। तो देखिए, ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ये थोड़ा आप लोगों का होमवर्क है, उसके अंदर कितने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूडेड किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है, ये कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूछा गया, तो लगभग इसके तीनों जो है सही थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान से सुनिए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इज टेम्परेट। अब देखिए, अगर आप लोगों ने ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है मैंने आपको जो बताए थे, ठीक है ना, अगर उनको उसका अगर आप लोग आइडिया लगा दोगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि गुजरात से ऊपर जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलना, और ये जो लिमिटेशन जो बताई थी, ठीक है ना। अब ये नंदा देवी बायोस्फीयर हमने बताया था कहां पे था ये, ठीक है ना, तो इतना ऊपर जो है वहां पे ट्रॉपिकल होने की संभावना क्या है, ठीक है ना। तो मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ नंदा देवी ये टेम्परेट, तो ट्रॉपिकल होने की तो ऑब्वियसली वहां पे कम है, तो बिल्कुल सही हो गया। फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आल्सो पजेस ड्राई स्क्रब एंड स्वाम्प, ठीक है ना। तो स्क्रब फॉरेस्ट क्या होते हैं, स्वाम्प क्या होते हैं, वो मैंने डिस्कस कर लिया, तो ये दोनों जो है वो सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में, वो तो पता होने ही चाहिए, साथ साथ में थोड़ा लॉजिक, वो लॉजिक तभी लगेगा जब उनको फॉरेस्ट का टाइप कौन से इंडिया में कहां पे है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट अवेलेबल है, अगर ये सब हमको पता होगा तो ये क्वेश्चन जो है आराम से सही हो जाएंगे। बहुत ही लॉजिक के क्वेश्चन पूछते हैं फॉरेस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएंगे ये। अब है नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो नेशनल पार्क इन इंडिया, इंडिया के अंदर लगभग 106 नेशनल पार्क। तो क्या हमको एक एक नेशनल पार्क पता होना चाहिए, ये आंसर है हाँ। क्यों, क्योंकि एग्जाम का जो कंपटीशन है उसके अंदर मिक्स एंड मैच के अंदर
क्योंकि मिक्स एंड मैच में नेशनल पार्क बहुत ज्यादा पूछते हैं, आपको थोड़ा पता होगा तो एक बार भी रिवाइज कर लोगे ना तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अब जितने भी नेशनल पार्क है उसके एक एक आप लोग क्या कीजिए कि सबसे पहले जब पढ़ना शुरू करें तो गुजरात के अंदर कितने नेशनल पार्क है वो देख लें, ठीक है ना। स्टेट वाइज नेशनल पार्क आप लोग जो देखोगे ना तो एक एक बार सरसरी निगाहों से साथ में सब जाएगा तो देखते ही क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो है अब तक जो नेशनल पार्क है 106 है, और वो इंडिया की जो टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है, क्वेश्चन यही से बनेगा, उसका 1.35% है। तो क्वेश्चन ये है कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसका मोर देन 5% जो है एरिया नेशनल पार्क में आता है, तो आंसर होगा नहीं। डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं या फिर डेटा को इंटरप्रिटेट कैसा किया जाता है वो मैं आपको आज जो है साथ साथ में सिखा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क इन इंडिया डिक्लेयर इन दिस कौन करता है, डिक्लेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे एक प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को नेशनल पार्क घोषित करती है। हाँ, एक बार स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर दिया तो फिर से स्टेट गवर्नमेंट उस नेशनल पार्क को जो है उसका डेजिग्नेशन वापस नहीं ले सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमको समझने का। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट किसी एरिया को नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन वापस ले सकती है, तो आंसर है ना, ठीक है ना। वो कौन लेती है, कौन सी संस्था है, तो देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 35 है, ठीक है ना, वो उसको पावर देता है स्टेट को कि उसके तहत किसी एरिया का वो जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको नेशनल पार्क जो है घोषित कर सकती है। और ये जो सेक्शन 35 है, थोड़ा मैंने आपको यहां पे बताया है, उसके अंदर क्या कहा गया है कि whenever it appear to the state government that an area whether within the sanctuary, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर का कोई स्पेसिफिक पार्ट है उसको भी घोषित कर सकती है, ठीक है ना। बाय रीजन ऑफ इकोलॉजिकल फोना फ्लोरा, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना, उसका इंपॉर्टेंस उसको जब घोषित कर सकती है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोपोगेटिंग डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ, जो भी डिक्लेयर इज इंटेंशन कंस्टिट्यूट, ठीक है ना, तो नेशनल पार्क उसका जो कर सकती है, लेकिन वापस स्टेट गवर्नमेंट फिर से उसका डेजिग्नेशन ले नहीं सकती, ठीक है ना। इन इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट चेंज, ध्यान से सुनिए, इन इंडिया द स्टेट गवर्नमेंट कैनॉट चेंज द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क, ठीक है ना। नेशनल पार्क की बाउंड्री स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। अगर भले ही देखिए लैंड जो है, देखिए आप लोग पॉलिटी पढ़े होंगे, लैंड जो है और एग्रीकल्चर ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर कौन लॉ बनाता है वो सब पॉलिटी आप लोगों को पता ही होगी, ठीक है ना। अब देखिए, तो लैंड भले ही स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन नेशनल पार्क की जो लैंड है उसकी बाउंड्री जो है वो चेंज स्टेट नहीं कर सकता। वो क्या कब होगा, अनलेस द नेशनल बोर्ड है रिकमेंड करें, ठीक है ना। तो नेशनल बोर्ड जब तक रिकमेंडेशन नहीं दे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उसकी बाउंड्री जो है चेंज नहीं हो सकती। तो नो ह्यूमन एक्टिविटी, ध्यान से सुनिए, बायोस्फीयर रिजर्व की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, कोर रिजर्व, तो नो ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड विद इन द नेशनल पार्क एक्सेप्ट दोज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट। स्टेट का जो चीफ वार्डन, वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ठीक है ना, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं, आप लोग जिसके एसीएफ वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रमोट होके बनेंगे, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, वो अगर परमिट ना करे, वो भी कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए परमिट दे रहा है तो ही आप कर सकते हैं। और इसका पावर उसको कहां से मिलता है, चैप्टर 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना, चैप्टर 4 का जो है वहां से उसको जो है पावर मिलता है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहे हैं, उसी क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अंदर का जो फंडा था वो समझाने के लिए इस क्वेश्चन को मैं याद आया, क्या था कि इट इज अ स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजिंग कंस्टिट्यूट अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के ये अंदर नहीं आती है, ठीक है ना। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू नहीं बनती है। इट इज चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ द नेशनल पार्क कैन बी मेड विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। मैंने आपको भी बताया
कि स्टेट गवर्नमेंट की बाउंड्री चेंज नहीं कर सकती है, उस बाउंड्री को चेंज कौन करेगा? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। ये ऑथोरिटी इसके पास है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये और ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये सारे, अच्छा ये सारे इसके अंदर विशेषता है। तो इसका हेड कौन करता? अब देखिए, तो जिस प्रकार से क्या कहते हैं कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है ना, वो जो रिकमेंडेशन करती है, तो टाइगर रिजर्व जो है एनटीसीए, भारत के अंदर वो जो बॉडी है, वो टाइगर रिजर्व को घोषित करने के लिए एनटीसीए बॉडी जो है, ये इसको जो है क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन देती है। ये इसके अंदर मैंने पूरा लिख रखा है, तो ये सिमिलरली इसके बारे में भी मैंने मेंशन कर दिया। तो टाइगर रिजर्व कैसे घोषित हो सकता है, उसका क्या प्रोटोकॉल है, वो भी जो अल्टीमेटली नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, वो एनटीसीए का रिकमेंडेशन के बेस पे उसको घोषित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द नेशनल पार्क फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए, ज्योग्राफी के साथ मिला के जो क्वेश्चन जब पूछा जाता है, तो थोड़ा वो भी इंटरेस्टिंग है। ईस्ट टू वेस्ट पूछा है, ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा लोकेशन अगर पता होगा, कौन सा स्टेट में कौन सी नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सारे के सारे वो नेशनल पार्क एक ही जगह दे दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सैडल पीक, तड़ोबा, सतपुड़ा, दांदली, ये तो अलग अलग नाम दे रखे थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो मैंने जो है बकायदा उसका डायग्राम भी दे दिया। एक बार इस सारे नेशनल पार्क जो है एटलीस्ट जितने हो सके, जितने स्टेट के अंदर है, डायग्राम से जितने देख पाओ आप लोग, उनको देखिएगा जरूर प्लीज, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फिर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज। अब देखिए, क्वेश्चन का टाइप पूछिए कि एक नेशनल पार्क के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर देके, और फिर पूछ रहा है कि ये कौन सा नेशनल पार्क है। कि दिस नेशनल पार्क इज लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी, ईस्टर्न हिमालय की बात कर रहा है। एज वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया, द पार्क हाउस द नॉर्दर्न मोस्ट लोलैंड एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी कि रेन फॉरेस्ट भी आ रहे हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सीधी सी बात है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा है कहीं पे, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट के। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं जाके अगर हिमालय का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है ना, उसका भी अगर लो लैंड है, वहां पे भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है ना। क्यों? और द एरिया ऑल्सो नो फॉर डिप्टेरोकार्प फॉरेस्ट, डिप्टेरोकार्प फॉरेस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो इसके कौन कौन से आंसर है? तो इसका आंसर नामदावा नेशनल पार्क था, ठीक है ना। तो नामदावा नेशनल पार्क जो है वो पूछा गया, तो ये इसके अंदर जितने भी नेशनल पार्क की कोई विशेषता थी, तो नामदावा के अंदर क्या क्या मिलता है, कौन कौन प्रेजेंट है। तो नामदावा जो है, अगर आप देखोगे तो हिमालय का जो ईस्टर्न पार्ट है वो अगर झुका हुआ है, तो अगर देखेंगे तो ट्रॉपिकल एरिया ऐसे भी आ गया, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो हिमालय की जो तराइयों के अंदर जो है नामदावा नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी यहाँ पे मिलते हैं इस नेशनल पार्क के अंदर, इसकी विशेषता भी है, सारे सारे गुण है, जो फीचर है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है पूछती है। अब है बंदरघट्टा नेशनल पार्क, ये बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर है, स्पेसिफिकली बेंगलोर के अंदर ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये वहां पे जो मिल रहा है, और इंडिया का सबसे पहला जो बटरफ्लाई क्या कहते हैं उसका जो बटरफ्लाई पार्क भी जो इसको घोषित किया गया, ठीक है ना। तो स्वर्णमुखी स्ट्रीम, अब देखिए क्वेश्चन जो पूछने की आजकल स्टाइल ऐसे बदलती कि पहले तो नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेगा, स्टेट कौन से स्टेट में, अब उस स्टेट का नाम भी बता देगा, उसके फीचर पूछ देगा, ठीक है ना, कि कौन सी नदी उसके स्टेट से निकलती है, ठीक है ना। तो स्वर्णमुखी वहां से निकलती है। पार्क इज द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर भी है, ठीक है ना। बिलीगिरी और ये सत्यमंगलम फॉरेस्ट जो है, तो सत्यमंगलम फॉरेस्ट जो है, ये 2017 के अंदर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि ऑप्शन के अंदर दे रखा था कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कौन कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो उसका आंसर ये था सत्यमंगलम फॉरेस्ट है, ये भी उसके अंदर आता है। नीलगिरी तो ही है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में नीलगिरी नहीं था, इसलिए वहां पे ऑप्शन ये सही हो रहा था, ठीक है। तो बटरफ्लाई जो है इंडिया का सबसे पहला पार्क बंदरघट्टा नेशनल पार्क भी घोषित किया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके रहते हैं, तो सारा इसके फीचर है, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के जो भी एक्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जितनी भी कन्वेंशन है
वो भी थोड़ी बाकी रह गई, वो हम लोग अलग अलग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कन्वेंशन है जो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है, फिर पॉल्यूशन का जो पार्ट है आपका सिलेबस के अंदर उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उसको अलग से पढ़ना और आर्टिफिशियल सेपरेशन उसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी भी कन्वेंशन हुई है कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन को रोकने के लिए की गई है, ठीक है ना, या फिर उसका क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में जितनी भी एडवर्सिटीज जो हो रही है उनको बचाने के लिए की गई है। तो सारी कन्वेंशन को क्लब करके हम साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इंडिया के अंदर जितनी भी अलग अलग जो बॉडीज हैं थोड़ा उसके बारे में देखेंगे, और जो कुछ पार्ट है वो 1 या 2 लेक्चर में हम लोग जो है अभी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पीपीटी आज की क्लास के बाद टेलीग्राम के अंदर सारी पीपीटी और सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप लोग जो है हमको मेल या फिर यूट्यूब के अंदर जो है आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।